नमस्कार, मैं हूं चित्रिता सान्याल। राजस्थान में अभी चुनाव की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राज्य में चुनाव का माहौल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। एक तरफ उम्मीदवार टिकट के लिए जयपुर और दिल्ली दौड़ रहे हैं, तो राजनीतिक दल भी लगातार चुनाव की रणनीति बनाने और सही उम्मीदवार चुनने के लिए माथापच्ची कर रहे हैं। राजस्थान में कुल 200 सीटों में से 25 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। इन सीटों पर साल 2018 में एक नई पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी ने लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया था। इस पार्टी ने 2 सीटें भी जीत ली थी। कुल मिलाकर 2018 में आदिवासी इलाकों में बीजेपी को नुकसान हुआ था। उसे सिर्फ 10 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस पार्टी 13 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन 5 साल का समय राजनीति में लंबा समय होता है। फिलहाल राजस्थान के आदिवासी इलाकों में क्या हो रहा है? भारतीय ट्राइबल पार्टी क्या कर रही है? क्या उसने आदिवासी इलाकों में जो धमक 2018 में दिखाई थी वो कायम है? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वेलाराम घोगरा जी। वे राजस्थान में भारतीय ट्राइबल पार्टी के अध्यक्ष हैं। वेलाराम जी, आपका मैं भी भारत में बहुत बहुत स्वागत है। वेलाराम जी, राजस्थान में चुनाव अब बस आ ही गई है। आपकी पार्टी क्या कर रही है? क्या रणनीति बन रही है आपकी? कुछ बताएं। जी, मैं भी भारत को बहुत बहुत धन्यवाद कि देश के लास्ट दूर दराज क्षेत्र में जो पहली बार भारतीय ट्राइबल पार्टी ऊपर के सामने आई है। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि भारतीय ट्राइबल पार्टी को आखिर में इस क्षेत्र में आने की जरूरत क्यों पड़ी। पिछले 70 साल से आजादी के बाद भारतीय संविधान ने आदिवासियों के लिए चिंता की गई। भारतीय संविधान में यह चिंतन मनन किया गया कि जो आदिवासी लोग हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं और हर क्षेत्र में प्रताड़ित हैं, उनके लिए संविधान में मौका, जगह दी जानी चाहिए। जगह मिली 5th शेड्यूल के अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पर 5वीं अनुसूची में रखा गया, जिसमें देश के 10 राज्य 5th शेड्यूल एरिया में। तो जब इस क्षेत्र के लोग पढ़े लिखे लीडरशिप में गए, विभिन्न पार्टियों में गए और कई तरह की केंद्र और राज्य सरकारों ने योजना चलाई, कई तरह की कमेटियां बनाई, कई तरह के आयोग बनाए और कई तरह के कमेटी के सुझाव भी मांगे गए। और इन सब के बावजूद, उदाहरण के लिए ढेबर कमीशन की रिपोर्ट, सिलीम आयोग की रिपोर्ट, इस तरह से कई रिपोर्टें और ऐसी कमेटियां भी बनी कि पूरे भारत में आदिवासियों के साथ क्या जो कुछ कहा गया हुआ नहीं, उसके मूल्यांकन के लिए भी कमेटी भारत सरकार ने बनाई। लेकिन उसने भी रिपोर्ट ये दी कि जितना अपेक्षा थी उसके अनुकूल ट्राइबल एरिया में काम नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में हमारे शीर्षस्थ लीडर जो धीरे धीरे समझ में आया, छोटू भाई वसावा जो गुजरात से हैं, ऐसे लोग कई पार्टियों के साथ रहे और रहने के बाद उन्होंने महसूस किया कि हमें हमारे अपने नेतृत्व में, ट्राइबल के अपने नेतृत्व में पार्टी बननी चाहिए। और यही चीज के होते हुए महसूस किया गया कि जितने भी प्रावधान किए गए, प्रावधान धरती पर नहीं उतरे, लास्ट व्यक्ति तक नहीं पूछे। इसलिए अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, हमारी अपनी आवाज आज तक, मैं जिस क्षेत्र में रहा एरिया में, आज तक ये हुआ कि अगर गांव का व्यक्ति कोई अपनी बात कहना चाहता था तो सरपंच या जो मीडिएटर से आगे कलेक्टर तक बात नहीं पहुंचती थी, एमपी एमएलए तक नहीं, विधानसभा और राष्ट्रपति तक तो बात ही नहीं थी। ऐसी जो स्थितियां देश में पैदा हो गई थी, तो ऐसी स्थिति में महसूस किया गया हमारे शीर्षस्थ ट्राइबल लीडरों ने, जिसमें छोटू दादा महेश भाई वसावा, इन्होंने पार्टी बनाई और ये कहा गया कि हम इस पार्टी में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और माइनॉरिटी के साथ में जो कुछ भी अनदेखी हो रही है उसके लिए
भारतीय ट्राइबल पार्टी इसको आवाज बन करके देश के सामने आएगी। और इसकी हमें उपलब्धि मिली कि देश लेवल पर हमने 2 ही साल में 2 विधायक जिताए, 145 पंचायत समिति सदस्य जीते और 5 प्रधान जीते और 13 जिला परिषद सदस्य जीते। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि डूंगरपुर में जिला प्रमुख बनाने के लिए कांग्रेस बीजेपी एक हो गई और देश को हमने संदेश दिया कि बीजेपी कांग्रेस आदिवासी हितों के लिए नहीं है, बल्कि इनके दोनों के हित साथ में मिले हुए हैं और देश को बताया कि ये मिले हुए हैं। इसी स्थिति में आज जो सवाल आपने किया, इस बैकग्राउंड के साथ मैं कहना चाहता हूं, भारतीय ट्राइबल पार्टी के पास कोई पैसा नहीं है, कोई फंडिंग नहीं है, लेकिन जो आज तक पिछले 70 साल में जो घटनाक्रम किया, लोगों ने महसूस हुआ कि हमारे साथ ऐसा हो रहा, उसकी बिना पैसे से लोगों ने मानसिक बदलाव के चलते हमने ऐतिहासिक दर्ज की। अब भी हमारे पास जो 2023 के चुनाव आ रहे हैं, हमारे पास कोई पैसा धनराशि नहीं है, लेकिन जो जिस तरह से देश लेवल पर कानून कायदे राजस्थान सरकार से हमने बीटीपी ने बीच में कांग्रेस सरकार गिर रही थी, उस समय हमको उसको मदद की थी, 17 सूत्री मांग पत्र दिए थे, आज तक उसकी अनदेखी की, उसी को चलते कई घटनाएं हुई, उसकी भी अनदेखी। तो उस सारी चीज को चलते हुए अब भी हमारी रणनीति सीधी सी है, इस पार्टी को खड़ा करने के लिए। हमारी रणनीति में ये नहीं है कि हम सत्ता में बैठ जाएं, हमारी रणनीति में मूल बात यह है कि लोगों की आवाज कोई नहीं रख रहा था, धरातल के मुद्दों को देश के समक्ष नहीं रखता था। हम बिल्कुल पुरजोर शब्दों में इस बात को रखने के लिए हम हमारे हर विधानसभा 17 विधानसभा क्षेत्र हैं, ट्राइबल एरिया जो है उसमें हमारे कैंडिडेट उतारेंगे और राजस्थान में अन्य क्षेत्रों में हमारा महागठबंधन बना हुआ है, जिसने एसडीपीआई पार्टी है स्टेट लेवल पर, हमारे एपीआई के प्रदेश अध्यक्ष, आरडीएफ और बीटीपी का हमारा आपस में बात चल रही है और ट्राइबल एरिया में हमारे ट्राइबल कैंडिडेट खड़े होंगे। शेष राजस्थान में हम सबके सहयोग लेने और देने के साथ बात बढ़ेंगे और इन लोगों की आवाज मुखर करेंगे। और हमारे अब बूथ लेवल तक जो रणनीति है उसमें भी हमने सीधी सी बात कही कि हमारा जो स्नोबॉल स्कीम यानी कि हम एक से दूसरे किस्त, ये हमारे जो पारिवारिक संबंध होते हैं, जो हर परिवार का जो रिश्ता होता है, उसको कैसे कोऑर्डिनेट करके हम हर व्यक्ति तक जाएं और बिना पैसे खर्च किए हुए हम हमारा कैंडिडेट जिताने की कोशिश करें। हाँ, अब दोनों पार्टियां हमारे बीटीपी के सामने मिल के आएगी ऐसा भी हमें लग रहा है, क्योंकि बीटीपी अगर आ गई तो फिर ये लोग जग जाएंगे और जिला प्रमुख अगर ये बन गए तो इन लोगों को हिसाब किताब क्या होता है वो भी पता लगेगा, तो बीजेपी कांग्रेस के लिए ठीक नहीं रहेगा। इसलिए हमारी रणनीति को रोकने के लिए दोनों ही पार्टियां भरसक कोशिश करें। वेलाराम जी, 2018 में आपकी पार्टी ने 2 सीटें जीती थी, पर ऐसा लगता है कि उसके बाद आपकी पार्टी जीत को संभाल नहीं पाई और बिखर सी गई। देखिए मैम, बिल्कुल आपने जो परिस्थिति, जो स्थिति आपने कहा है, बिल्कुल मैं आपकी बात को मानता हूँ, लेकिन सच बात ये है कि जिस तरह से हमारे पहली बार तो इनमेच्योर हमारे लीडर निकल के गए और उसके साथ साथ हमारे जब विधानसभा में जब हम बोलना चालू किया, जो मुद्दे आज तक बीजेपी और कांग्रेस ने नहीं उठाए थे और वो मुद्दे मुखर किए जो आज पूरा देश इसको सुन रहा है, देख रहा है और हमारी बीटीपी का जो देश लेवल का जो पहचान बनी है, तो वैसी स्थिति में हमारे बीजेपी कांग्रेस के लोगों ने हमारे इन लोगों को एक साजिश के तहत एक तोड़ने की कोशिश की, एक बिखराव की कोशिश की और ऐसी स्थिति में इसको हम ये भी कहेंगे कि जाने अनजाने में हमारे जो विधायक थे वो जान नहीं पाए किस तरह से इनको करके एक तरह से किसी न किसी का लाभ लोभ की प्रक्रिया में या जो आज की भोगवादी जो सोच है
और जो राजनीतिक मानसिकता आ गई कि एक बार मौका मिल गया भाई, इस मौके को पूरा उपयोग करो, बार बार मिले कि नहीं मिले। ऐसे कुछ जो मीडिएटर होते हैं, क्योंकि आज तक क्या था, बीजेपी कांग्रेस में हमारे जो नेतृत्व था ट्राइबल मीडिएटरों के माध्यम से चलता था। अब यहाँ सवाल यह आ गया कि ये तो खुद ही नेता, इनका एमएलए और इन्हीं के लोग चला रहे हैं, तो उन लोगों को नहीं तकलीफ हुई कि हमारी बिना जानकारी, हमारी बिना जो कर रहे हैं, इसलिए पूरी तरह से एक चक्रीय बनाया और उन लोगों को मिसगाइड करके बिखेरने का काम किया है। लेकिन निश्चित ही ये आपने बात कही, एक चिंता की बात है और इसके लिए मेरे जैसा व्यक्ति, एक जिम्मेदार पर्सन होने के नाते मुझे विश्वास है कि आने वाले टाइम में सब ठीक हो जाएगा। कि बड़ी-बड़ी पार्टियों में ही होता है, 100-100 साल चल रहे, वहाँ चल रहे थे, हम तो अभी अपने से छोटे से थे, तो ठीक है, ठीक संभाल लेंगे मैम, करेंगे कोशिश पूरी और सब ठीक हो जाएगा। वेलाराम जी, आप पिछले 5 साल तो कांग्रेस सरकार के साथ ही खड़े दिखाई दिए हैं। अब आप कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस से समान दूरी बनाएंगे। क्या आपकी इस बात पर आदिवासी भरोसा करेगी? जी, आपके जो सवाल किया है इसका जवाब भी हम जनता को दे रहे हैं। मैम, स्थिति ये थी कि जिस समय गहलोत सरकार में जो संकट की स्थिति थी, उस समय मेरे को मीडिया से पूछा कि आप पायलट साहब का समर्थन करेंगे या गहलोत साहब का? तो हमने ने ये स्पष्ट कहा था कि ना तो पायलट साहब को मैं समर्थन करेगी बीटीपी, ना गहलोत साहब को करेगी। लेकिन हम वायदा करके आए हैं लोगों को, तो स्टेट के मुखिया को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे लोगों की डिमांड थी उस मुखिया के माध्यम, वो किस पार्टी का है उससे हमें मतलब नहीं था, वो स्टेट का मुखिया है। उस तरह से हमने कोई लिखित में कागज नहीं दिया कि हमने समर्थन दे रहे हैं, ऐसा हमारे हाथ से कोई कागज नहीं किया। हमने सिर्फ 17 सूत्री मांग पत्र दिया था, उसी को आज तक समर्थन मान लिया गया। इसलिए दोनों हमारे लिए इक्वली है। हमने समर्थन करते हैं, रिटर्न में हमने नहीं लिया। 17 सूत्री मांग पत्र दिए थे, मुखिया ने कहते काम होना चाहिए, लेकिन आज तक काम नहीं किया, इसलिए हम इन दोनों को इक्वल मानते हैं। सर, राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई अब साफ तौर पर एनडीए बनाम इंडिया बन रही है। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी सीधे लड़ती रही है। ध्रुवीकरण के इस दौर में क्या आपको नहीं लगता है कि आपको किसी एक पाले में जाना चाहिए? जिस तरह से आज जो अपेक्षा करते वर्तमान सरकार से हमने अपनी बात रखी थी, वो पूरी नहीं की, ये बिल्कुल 100% सच हो गया। लेकिन जो आप कह रहे हैं उसमें भारतीय ट्राइबल पार्टी धर्मनिरपेक्ष की पक्षधर है। वो आने वाला समय बताएगा हम क्या करेंगे। अब हम ये नहीं कहेंगे कि ना हम बीजेपी के समर्थक हैं या कांग्रेस, लेकिन बीटीपी साफ सत्र में कह रहा है हम धर्मनिरपेक्ष के पक्षधर हैं, क्योंकि भारतीय ट्राइबल एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी और अन्य सब गरीबों को साथ लेके चलना चाहिए। इसका उत्तर सीधा सही है। वेलाराम जी, क्या आप चुनाव के बाद गठबंधन का विकल्प खुला रखना चाहते हैं? आपकी बीजेपी के बारे में क्या राय है? बीजेपी का दावा है कि उसने आदिवासी को सम्मान और विकास दोनों दिया है। बीजेपी को पर कतई विश्वास नहीं, क्योंकि डीलिस्टिंग का जो मुद्दा इस समय देश के अंदर चल रहा है, डीलिस्टिंग मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र को खत्म करने की एक साजिश है। आदिवासी क्षेत्र में आरक्षण खत्म करने की इनकी एक साजिश है, और जो रिजर्व सीटें हैं उसको भी खत्म करने की साजिश है। तो बीजेपी तो पूरी आरक्षण विरोधी और आदिवासियों के हित में बने हुए सारे कानूनों को बदलने की दिशा में है। वो पूरे भारत के आदिवासी लीडरों को पता लग गया। इसलिए जिस तरह से बीजेपी का एजेंडा है भविष्य को देखते हुए, उसमें हमारे साथ हित होगा ऐसा भारत के आदिवासियों को पूरे मन में नहीं है। और इस स्थिति में पूरी तरह से वो खड़े नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि उससे हमें पूरी तरह से नुकसान होने की संभावना है।
और ये मामला बिल्कुल आम जन कह रहा है, नीचे का व्यक्ति बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जिस तरह से अभी जैसे आपका उसमें दोनों, एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि दोनों ही पार्टियां क्या कर रही थी। जैसे हमारे वसुंधरा सरकार थी यहाँ, तो विश्व आदिवासी दिवस जो घोषित हुआ था योनो में 94 में, इत्तेफाक से मेरे जैसा आधा आदमी भी डॉक्टर रामदयाल मुंडा के साथ में जनेवा था जिस दिन विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया। तो जब विश्व आदिवासी दिवस एक दिन योनो ने हमें दिया कि आप बैठो, बात रखो और आपकी बात ऊपर तक पहुंचाने के लिए मौका दिया, तो वसुंधरा सरकार ने भी विश्व आदिवासी न्याय दिवस घोषित करके अपने टेंट लगा के हमको उस पर बुला करके हमारा जो पारिवारिक मंच तो उसको तोड़ने का काम किया। अभी माननीय राहुल गांधी जी मानगढ़ पर आए, वो आए, बीजेपी कांग्रेस चाहे मोदी जी हो चाहे राहुल जी, आइए स्वागत करते हैं, आप आ रहे हैं, हम आपसे ही हमारा काम हो रहा है, इसका भी स्वागत करते हैं। लेकिन विश्व आदिवासी दिवस एक दिन तो राजनीतिक अड्डा, मुखिया लोग यहाँ हमारे को नहीं आए, उस दिन तो हमको छोड़े, उस दिन तो हमें अक्कल अलग से बात करने का मौका दे। आप जिस दिन हमें बात करना है शामिल होकर के, उस दिन आप यूं कहोगे तुम समझते नहीं हो, हम कहीं वैसे करो, ये अब नहीं चलता है। तो ऐसी स्थिति में जब मैं जिस गांव में बैठा हूं, जब राहुल जी आए तो मेरे गांव में मैं मीटिंग कर रहा था, आओ भाई विश्व आदिवासी दिवस क्या है, क्या कहता है। तो यहाँ गाड़ी आई बस, तो लोग चलो मानगढ़, तो मानगढ़ कभी देखा नहीं, तो लोग बैठ गए। मैंने पूछा क्या हुआ, अरे भाई जाने दे, मेरे को मानगढ़ देख के आऊंगा। तो इस तरह से जो हमारा जो विश्व आदिवासी दिवस का एक दिन हमको मौका दिया, उसको भी दोनों राजनीतिक पार्टियां उस मंच को भी बिखेरने का जो काम कर रही है, आपके माध्यम से मैं बीजेपी कांग्रेस के शीर्षस्थ नेतृत्व से अपील करूंगा, वो एक दिन तो हमारे लिए छोड़ो, हमेशा आप ऑफर करने आ रहे हो, लेकिन एक्सेप्टेंस क्या है इसको भी आप देखिए, ये अपील आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। इसको वेलाराम जी, राजस्थान के आदिवासी इलाकों में एक नई पार्टी की आमद की खबरें आ रही हैं। क्या आप ये मानेंगे कि आदिवासी वोट बिखर सकते हैं और काफी हद तक ये आपकी गलतियों का नतीजा है कि आदिवासियों को एक नई पार्टी बनानी पड़ रही है? मैम, पहली बात तो रिकॉर्डेड भारतीय ट्राइब आदिवासी पार्टी आई है, मैं नहीं जानता हूँ, आपके माध्यम से सुन रहा हूँ। सवाल दूसरा रहा कि एक वर्चस्व की लड़ाई जब कहीं खड़ी हो जाती, ईगो आ जाता कहीं किसी भी ग्रुप में, तो जो ईगो होता है उसके चलते कई जगह बिखराव हुए हैं। यही नहीं, राजस्थान में नहीं, हर बड़ी पार्टी में झगड़ा चलता है। कई पार्टी जैसे भाजपा से कई अलग है, कांग्रेस से कई अलग हुए, कांग्रेस के जितने अभी इंडिया बन रहा है वो भी उसी कांग्रेस से निकले हुए हैं, और इसमें भाजपा भी निकले हुए सब। राजस्थान में देखो भाजपा में आरएलपी वगैरह, तो ये देश बड़े बड़े लोग ऐसा करते, हम तो ये छोटे से आदमी, तो हमारे अंदर कहीं ईगो किसी ने पदम किया होता, आज तो हर आदमी अपनी पार्टी बनाने में लग गया है, क्योंकि भोगवादी जो मानसिकता है, व्यक्तिगत जो अपने आप को लाभ प्राप्त करने का जो ईगो या सोच और जो मानसिकता पैदा हो गई है आज की भोगवादी संस्कृति में, इस जोर का सामूहिकता की जीवन शैली को खत्म करके भोगवादी मानसिकता पैदा कर दी, तो स्वाभाविक है ये होता है। इसलिए हमको उस बड़े बड़े 100 साल चलने वाली पार्टियों में जब हो सकता है तो हमें होगा, हम निपट लेंगे, देख लेंगे, इसमें कहीं दिक्कत वाली बात। सर, राजस्थान के टीएसपी इलाकों में आरक्षण एक मुद्दा है, आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? आपकी पार्टी इस मुद्दे पर कहां खड़ी है? हमारी पार्टी का सीधा सा एजेंडा है कि 5th शेड्यूल एरिया के जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकार सुनिश्चित करे, ताकि जो आपस में जो विवाद होते हैं जातीय, कि इसको दे रहे हैं, इसको नहीं दे रहे, मुझे मिल रहा है, उसको नहीं दे रहे, इसका निजात पाया जा सके। हमारा तो जनसंख्या के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकार विशेष मंथन करके आरक्षण की दे देना चाहिए, एक लाइन का है जी। वेलाराम जी, कांग्रेस भी आरक्षण को आधार बनाकर चुनाव की बाजी जीतना चाहती है, आपका क्या कहना है?
अगर कांग्रेस आरक्षण देने के पक्ष में होती तो इनके ही अपने नेता कांग्रेस के जो शीर्ष CWT तक रघुवीर मीणा, ताराचंद गोगोरा, इन्होंने एक आरक्षण के लिए एक से लास्ट स्केल तक आरक्षण की मांग इनके ही अपने कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की मानसिकता होती तो हमारी बात छोड़ो, हम बोल रहे हैं, लेकिन इन्हीं के पार्टी के लीडर की बात आज तक ये नहीं मान रहे। तो इसका मतलब ओवरऑल आदिवासियों की जो मांग है उसके खिलाफ मानसिकता स्पष्ट हो रहा है। हम मांगे नहीं मानो चलेगा, हमारे आरक्षण मंच कई हल्ला कर रहे हैं, कई ज्ञापन दिए, खूब आज तक लड़ते, नहीं किया मान ले, लेकिन इन्हीं के नेता बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, इन्हीं के नेता बार बार, अशोक गहलोत अखबार में आ रहा है, हमारे यहाँ के नेता, हमने व्यक्तिगत मिल के बात की, एक से लास्ट स्केल तक आरक्षण मिलना चाहिए 6.5%, लेकिन आज तक उस पर भी कुछ नहीं हुआ। माननीय गहलोत साहब मानगढ़ पर आए, ओबीसी को देके गए, आदिवासियों का मेला, हमें ऐतराज नहीं है, ओबीसी को कह दिया, बढ़िया है, लेकिन कम से कम उस मंच पर आए, एक आध डिमांड तो पूरी करते हैं। राहुल जी आए, तो ये देखने वाली बात है, आपके सामने स्पष्ट है, मैं नहीं कह रहा हूं, जो आप खुद जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें ऐसा लग रहा है, इस क्षेत्र के जो लीडरशिप है उसको लगता है कि इतना बड़ा कि पूरी भीड़ हमारी, बैठे लोग ले गए हमारे घरों से, एक भी बात, मोदी जी आए, राष्ट्रीय स्मारक करने की बात आशा थी, वो भी नहीं करके गए, राहुल जी आए, वो भी दूसरी बात करके गए। तो इससे साबित होता है कि जैसे आज नेहरू जी ने, मैं पूछना चाहता हूं माननीय कांग्रेस के प्रमुख ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचशील के सिद्धांत दिए थे, उसमें ये कहा था उन्होंने कि आदिवासियों का विकास आंकड़ों आधार पर नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि उनके जीवन मूल्यों में कितना उत्थान हुआ उसको माना चाहिए। क्या देखा आज तक कांग्रेस ने 70 साल में? यही नहीं, उन्होंने कहा कि जो बजट खर्च होगा आदिवासी क्षेत्रों में और जो कुछ भी विकास होगा उनके अपने संगठनों के माध्यम से, माध्यम बना करके काम करना चाहिए। आज हम जैसे संगठन के लोग इस फील्ड में काम करते हैं तो हमें इनाम मिलता है कि ये गुमराह कर रहे हैं। तो ओवरऑल मानसिकता क्यों ऐसी है ट्राइबल एरिया के लोगों के लिए और ट्राइबल एरिया के लिए? तो ये जो सारी चीजें, माननीय आज हमारे इस क्षेत्र से जमीनें बेनामी खरीदी जाए, 5वीं अनुसूची के तहत माननीय राज्यपाल महोदय को पावर दिया है, TSC बनाई, तो आज तक हमारी जमीनें निकले, हाथ से न निकले, इसके लिए भी कोई चिंतन में नहीं। धड़ल्ले से जमीनें जा रही हैं, लोग बेघर हो रहे हैं। पूरा गुजरात के डॉक्टर यहाँ जिंदे हैं राजस्थान पर, और राजस्थान का हर व्यक्ति गुजरात पर जिंदा है। ये परिस्थितियां क्यों खड़ी हो रही? यही नहीं, डेबर कमीशन ने कहा था कि आदिवासी क्षेत्र में नशीली वस्तु की बिक्री और आदिवासी विकास की बात एक साथ करना बेईमानी होगी। चलो, क्यों नहीं कांग्रेस ने देखा, क्यों नहीं बीजेपी ने देखा? हमारे अंदर ही आरक्षित नेता गए, उनको नहीं बोलने का सर्टिफिकेट दे दिया, लेके घूमते रहे 70 साल में। पैसा कानून पास किया, आज तक 20 साल से 1996 में राष्ट्रपति ने कानून पास किया, 1999 में राजस्थान सरकार ने कानून, 2011 में नियम बनाए। मैं जिस गांव में अभी बैठा हुआ, वहां के लोग ही जानते नहीं कि ग्राम सभा कैसे होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, वहां के लोग ही नहीं चाहे। और जब ग्राम सभा की मीटिंग पर मैं जैसा आदमी जाम करता है तो यहाँ के चाहे कांग्रेस का एमएलए हो, बीजेपी का है, जनता को कहता है कि यहाँ मत जाना। क्या चाहते हैं ये? तो ये जो है पूरी जो मानसिकता की है कि मुंह में राम बगल में छुरी वाली जो बात चल रही है, मतलब जो आप जैसे दिल्ली में बैठ के जो देख रहे हैं ना आंकड़े, वो आंकड़े से धरातल पर कुछ भी नहीं है। हाँ, विकास हुआ, इसमें मैं बिल्कुल नहीं मान रहा हूं, ऐसा नहीं, लेकिन जितना फंड रिलीज हुआ है उसके अनुकूल धरातल पर हमारा काम नहीं। वेलाराम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।